अध्ययन करना है हमको टेंस का। टेंस माने काल, और काल को ही कहते हैं समय। इसके पहले कि हम टेंस का अध्ययन करें हमको सीखना पड़ेगा वर्ब। वर्ब को क्रिया कहा जाता है। अब क्रिया की परिभाषा समझते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। आई रिपीट, जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन काम से किसी काम का होना पता चलता है उसे कहते हैं टू बी वर्ब, और जिस कार्य से किसी कार्य का करना पता चलता है, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना पता चलता है उसे कहते हैं टू डू वर्ब। अब जो क्रिया है वो हमें किसी काम का होना या करना बताती है। सपोज करो मैं एक अध्यापक हूँ, तो इसमें मैंने कोई काम किया नहीं। वह एक किसान है, उसने कोई काम नहीं किया, काम का होना पाया जा रहा है। बच्चे मेहनती हैं, तो कार्य का करना नहीं पाया जा रहा है, कार्य का होना पाया जा रहा है। अर्थात वे सेंटेंस जिनसे हमें ये पता चले कि कोई कार्य हो रहा है वो टू बी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे टू डू वर्ब की। टू डू वर्ब जिसे हम कहते हैं जहाँ पर काम का करना पता चले, इसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया। अंग्रेजी में इसे कहा जाएगा मेन वर्ब। मतलब जिन शब्दों से किसी कार्य का करना पता चलता है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, हंसना, दौड़ना, उछलना, कूदना, रोना, गाना, मारना, पीटना एक्सेट्रा। मतलब जिससे हमको ये पता चले कि इस वाक्य में कोई कार्य किया जा रहा है वह मुख्य क्रिया है। ध्यान समझना, काम का होना पाया गया मतलब कोई पार्टिकुलर व्यक्ति किसी पार्टिकुलर पीस ऑफ वर्क को कर नहीं रहा है। जैसे कहा गया कि वह एक गायक है, तो इस वाक्य में कोई करता नहीं है, कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है जो किसी काम को कर रहा है। समझना। और जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, इस वाक्य से हमको ये पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर कर्ता है जो किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क को कर रहा है, किसी पर्टिकुलर कार्य को कर रहा है। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो काम हुआ खेलने का। तो जब वाक्य में कोई कर्ता किसी कार्य को कर दे तब इसका मतलब ये हुआ कि उस वाक्य में मुख्य क्रिया पाई गई। दैट्स क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वाक्य में मुख्य क्रिया है तो ऐसी स्थिति में वह जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब हमको ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ने किसी पर्टिकुलर वर्क को किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ टाइम में किया। ये मेन वर्ब। अब जरा मेन वर्ब जहां पर भी आएगी तो आप एक चीज गौर करना कि दुनिया के जितने भी कार्य हम करते हैं उन सभी कार्य के अंत में जब हम हिंदी की बात करेंगे तो ना शब्द आएगा। जैसे मान लो हम क्या काम करते हैं, पढ़ना, हमने काम किया लिखना, लिखने का काम किया, खेलना, खेलने का काम किया, कूदना, गाना, किसान ने इस खेत को जोतने का काम किया, जोतना, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, पढ़ाना, कोई हंसने का काम कर रहा है तो हंसना। जितने भी काम हम करते हैं अगर आप एनालिसिस करोगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक चीज सब में कॉमन है और वो है ना। जितने भी काम किए जाते हैं उन सभी कार्य के अंत में आपको ये ना लिखा हुआ मिलेगा, जितने भी काम आप करते हो।
ये बात क्लियर है। मुख्य क्रिया, जितनी भी मुख्य क्रियाएं होंगी उन सभी मुख्य क्रियाओं के अंत में आपको ना अवश्य मिलेगा, ये कंफर्म है। और ये चीज ध्यान से में रखिएगा, क्योंकि जब हम टेंस का अध्ययन करेंगे तो ये ना शब्द बहुत कार्य करेगा। इसको ध्यान देखना। जितने भी काम आप करते हो आप खुद बोल करके देख लो, जितने भी काम आप करते हैं उन सभी कार्य के अंत में एक चीज कंपलसरी है, एक चीज कॉमन आप पाओगे कि उन सभी के अंत में ना है। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हंसना, गाना, उठना, मारना, पीटना, पढ़ना, पढ़ाना एक्सेट्रा, जो व्हाटएवर जितने भी कार्य आप करेंगे उन सभी कार्य के अंत में ना आएगा। अब ध्यान से जरा देखना, मैं एक गायक हूं। यहां पर मैंने कोई कार्य नहीं किया, ठीक। अब यहां पर जो ये वर्ब आ रही है, ये वर्ब आ रही है टू बी वर्ब। टेंस के अंतर्गत हमको अध्ययन करना है टू डू वर्ब का, तो पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्ब है क्या। मैं एक गायक हूं, या हमने कहा वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है। अब यहां पर वह ने कोई कार्य नहीं किया है, या हम कहें किसान गरीब होता है, या किसान देश का भगवान होता है। तो यहां पर आप देखोगे तो किसान ने कोई काम नहीं किया है। दूध सफेद होता है, तो यहां पर दूध ने कोई कार्य नहीं किया है। तो ये जो सारे सेंटेंस हमारे हैं, ये सारे सेंटेंस ये इंडिकेट करते हैं कि ये सारे टू बी वर्ब के सेंटेंस हैं। या हम कहें गुलाब लाल होता है, गुलाब लाल होता है। अब ये जितने सारे सेंटेंस हैं, इन सारे सेंटेंसेस को आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि इस वाक्य में किसी पार्टिकुलर कर्ता ने किसी पार्टिकुलर पीस ऑफ वर्क को नहीं किया है, कोई काम किसी कर्ता के द्वारा किया नहीं गया है। ये जो सेंटेंस होंगे ये टू बी वाले सेंटेंस होंगे, ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें जो क्रिया आई है वहां पर कार्य का होना पाया जा रहा है, और ये टू बी वाले वर्ब हो गए, टू बी वाले सेंटेंस हो गए। अब फोकस हमें करना है यहाँ, द सेंटेंस विच इज रिलेटेड टू टू डू वर्ब। अब ध्यान से जरा देखना, जब कभी भी ऐसा वाक्य हमारे सामने आएगा जहां पर वाक्य में मुख्य क्रिया रहेगी, तो उस वाक्य में चार चीजें समझनी है। पहली चीज समझनी है हमको सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है कर्ता। दूसरी चीज हमको समझनी है मेन वर्ब, जिसका मतलब होता है मुख्य क्रिया। तीसरी चीज होती है ऑब्जेक्ट, जिसे हम बोलते हैं कर्म। और चौथी चीज होती है कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम बोलते हैं पूरक। अब इन चार चीजों पर जरा फोकस करना है। अगर ये चार चीजें हमारे समझ में नहीं है तो हम शायद टेंस को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हमको टेंस को समझना है और टू डू वर्ब को समझना है, तो इसलिए इन चार चीजों को ऑब्जर्व करना, इन चार चीजों को ध्यान से समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज मेन वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है ये सेंटेंस मैं एक गायक हूं तो आई एम ए सिंगर, वह एक अध्यापक है तो ही इज अ टीचर, किसान देश का भगवान होता है तो फार्मर इज द लॉर्ड ऑफ कंट्री, दूध सफेद होता है, मिल्क इज वाइट, गुलाब लाल होता है, फ्लावर इज रोज इज रेड। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, और इस सेंटेंस में किसी पार्टिकुलर कर्ता ने कोई कार्य नहीं किया, ये टू बी वाले वर्ब है। फिलहाल हमको इससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से समझना। अब
हम बात करेंगे इन 4 चीजों की। या ध्यान से इन 4 चीजों पर फोकस कीजिएगा। जितने भी कार्य किए जाएंगे उन सभी कार्य के अंत में ना शब्द आएगा, ये ध्यान देना आप। और जब हम टेंस का अध्ययन करते हैं तब ना शब्द के स्थान पर कोई ना कोई और शब्द आ जाता है। अब हम ऐसे वाक्यों की बात कर रहे हैं जहां पर कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर पीस ऑफ वर्क को कर रहा है। जैसे हमने कहा मोहन पढ़ता है। अब आप ध्यान से देखना, पढ़ता है ये काम हो गया। जो काम हो गया उस काम को आप कहोगे मेन वर्ब, ये मुख्य क्रिया है। काम कौन सा हुआ? पढ़ने का। क्लियर? और जो उस मुख्य क्रिया को, जो उस पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क को करेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम यहां से प्रश्न करेंगे पढ़ता कौन है, तो हमको उत्तर मिलेगा मोहन, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता माने काम को करने वाला। द पर्सन हु इज डूइंग अ पीस ऑफ वर्क इज नोन एज सब्जेक्ट। तो जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा कर्ता है, वो है जो किसी कार्य को करे। तो 2 चीजें क्लियर है। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए बच्चे खेलते हैं, तो काम कौन सा हुआ? खेलने का। तो खेलते हैं ये मेन वर्ब हो गया। कौन खेलते हैं? बच्चे। तो बच्चे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं ये मेन वर्ब हो गया। कौन पढ़ाते हैं? मेरे पिताजी, तो ये सब्जेक्ट हो गया। मतलब सेंटेंस में 2 चीजें अभी मैंने आपको इंक्लूड की, पहला मुख्य क्रिया और दूसरा सब्जेक्ट। ठीक, आप समझो। आप मोहन पढ़ाता है सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें तीसरी चीज हम जोड़ते हैं कल। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको जरा ध्यान से समझना आप। जब हम मुख्य क्रिया से, ध्यान से समझना, जब हम मुख्य क्रिया से 2 शब्द आपको याद रखने हैं, क्या अथवा किसको। जब हम मुख्य क्रिया से क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर हम उत्तर प्राप्त करते हैं, तो क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा कर्म होता है, वही ऑब्जेक्ट है। ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब को छोड़कर जो कुछ बच गया वो ऑब्जेक्ट है। ना, इट इज नॉट प्रॉपर, इट इज नॉट गुड। ये ठीक बात नहीं है। समझो, मुख्य क्रिया से क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर उत्तर प्राप्त हो रहा है तो ऑब्जेक्ट है, और अगर हमको उत्तर नहीं मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान से देखना, हमने कहा मोहन बांसुरी बजाता है। मोहन बांसुरी बजाता है। अब ध्यान से देखना, जितने भी काम किए जाएंगे वो सेंटेंस के अंत में आएंगे। बजाता है ये हो गया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। काम देखो आप, बजाता कौन है? मोहन है, तो मोहन क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब मुख्य क्रिया से क्या अथवा किसको से प्रश्न करेंगे, तो क्या बजाता है, तो उत्तर मिलेगा बांसुरी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बच्चे गुब्बारे खरीदते हैं। बच्चे गुब्बारे खरीदते हैं। अब ध्यान से देखो आप, जो वाक्य के अंत में है वो मेन वर्ब है। खरीदते हैं ये हो गया मेन वर्ब। ठीक, अच्छा, अब खरीदने का काम कौन कर रहा है? कौन खरीदते हैं? तो बच्चे खरीदते हैं, तो बच्चे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान से समझना, ये गुब्बारे बचा। अब हम मुख्य क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या खरीदते हैं, और जब क्या से प्रश्न मिलेगा तो क्या खरीदते हैं, तो उत्तर मिलेगा गुब्बारे। तो ये जो गुब्बारे हो गया ये हो गया ऑब्जेक्ट।
सीधे कहा गया वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे पढ़ाता है। अब ध्यान से देखना, काम हुआ इसमें पढ़ाने का, तो पढ़ाता है ये हो गया आपका मेन वर्ब, मुख्य क्रिया हो गई। अच्छा, कौन पढ़ाता है? तो वह पढ़ाता है, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब समझिएगा, ऑब्जेक्ट वो है जब हम मुख्य क्रिया से क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट मिलता है। पढ़ाता है क्या? उत्तर नहीं मिला। अब इसका मतलब मुझे अभी ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि दो शब्द हैं, क्या अथवा किसको। पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है नहीं पता, किसको पढ़ाता है, उत्तर मिलेगा मुझे पढ़ाता है, तो मुझे उत्तर मिल गया। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं। सामान्यतया जब आप क्या से प्रश्न करोगे तो जो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है वो निर्जीव मिलता है, और जब आप किसको से प्रश्न करोगे तो उत्तर हमेशा आपको सजीव मिलेगा। इसको ध्यान देना। ऑब्जेक्ट को हमको अगर फाइंड आउट करना है, अगर ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, तो मुख्य क्रिया से हमको दो शब्द पर हमको फोकस करना है। मुख्य क्रिया से हम क्या से प्रश्न करेंगे, अगर हमको उत्तर मिला तो वाक्य में ऑब्जेक्ट है। अगर हमने मुख्य क्रिया से किसको से प्रश्न किया और अगर उत्तर मिला तो ऑब्जेक्ट है। ठीक, इन एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि हो सकता है वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए। जैसे सेंटेंस हम लिखते हैं कि वह मुझे हिंदी पढ़ाती है। अब ध्यान से देखना, काम हुआ पढ़ाने का, पढ़ाती है ये हो गया मेन वर्ब। अब जब ये मेन वर्ब हो गया पढ़ाती है, तो कौन पढ़ाती है? तो वह पढ़ाती है, तो वह हो गया सब्जेक्ट। अब समझना, क्या पढ़ाती है, तो क्या पढ़ाने पर उत्तर मिला हमको, ऑब्जेक्ट मिला, सजीव ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट का नाम दे देते हैं। क्या पढ़ाती है? तो हिंदी पढ़ाती है, ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया। किसको पढ़ाती है? मुझे पढ़ाती है, तो मुझे जो हो गया ये ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया, ये सजीव ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब हो सकता है किसी एक वाक्य में ऑब्जेक्ट ना आए, पहली कंडीशन, मोहन पढ़ता है केवल सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। दूसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट एक आ जाए, मोहन बांसुरी बजाता है, क्या बजाता है? बांसुरी बजाता है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वाक्य में सजीव ऑब्जेक्ट भी मिल जाए और निर्जीव ऑब्जेक्ट भी मिल जाए। तो हमने अभी तक तीन कंडीशन देखी। पहला, एक में जिसमें केवल सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है। दूसरी कंडीशन, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। तीसरी कंडीशन देखी, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और दो ऑब्जेक्ट है। अब हम चौथी कंडीशन देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो इसका तो आप ले लीजिए, और इसके बाद मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। अब इसे मिटाते हैं। बच्चे बाग में खेलते हैं, बच्चे बाग में खेलते हैं। अब ध्यान से समझो, आप खेलते हैं ये मेन वर्ब है। अच्छा, खेलने का काम कौन कर रहा है? तो बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। खेलते हैं क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अच्छा, अब आप बताओ क्या खेलते हैं? उत्तर मिला नहीं। किसको खेलते हैं? उत्तर मिला नहीं। अब ध्यान से समझना आप मेरी बात, वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को छोड़ने के पश्चात जो कुछ भी बचता है वो कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आता है। अब कॉम्प्लीमेंट के कई पार्ट होते हैं जो मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल जो हमको टेंस सीखना है
उसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो सिंपल सी बात समझो, जो काम किया जा रहा है वो है मेन वर्ब, जो उस काम को कर रहा है वो है सब्जेक्ट, मेन वर्ब से मुख्य क्रिया से क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट, और इन तीनों को छोड़कर जो बच रहा है वो कॉम्प्लीमेंट। अब समझना, पूरक जिसको बोलते हैं। खेलते हैं सब्जेक्ट, कौन खेलते हैं बच्चे, सब्जेक्ट। खेलते हैं मेन वर्ब, कौन खेलते हैं बच्चे, सब्जेक्ट हो गया। क्या खेलते हैं, नो आंसर। किसको खेलते हैं, नो आंसर। अब ऐसी स्थिति में जो ये सेंटेंस में बचा यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कहा गया वह बाजार से घर आती है, या वह बाजार से घर आ रही है। अब आ रही है ये मेन वर्ब हो गया। अच्छा, कौन आ रही है, वह, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये मेन वर्ब हो गया, ध्यान समझना, मेन वर्ब है आ रही है, सब्जेक्ट कौन आ रही है, वह आ रही है, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब आप ध्यान से समझना, क्या आ रही है, उत्तर मिल रहा है नहीं। किसको आ रही है, उत्तर मिल रहा है नहीं। अब सेंटेंस में मेन वर्ब हो गया और सब्जेक्ट हो गया, और मेन वर्ब से क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला। इन दैट कंडीशन ये जो इतना बच गया ये सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट है। तो अब जैसे कहा गया आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं मेन वर्ब हो गया, ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब। अच्छा, कौन टिमटिमाते हैं, तारे। क्या टिमटिमाते हैं, तारे नहीं। देखो यहाँ कंफ्यूजन होती है बहुत बच्चों को। टिमटिमाते हैं, टिमटिमाने का काम किसने किया, तारों ने, तो तारे हो गया सब्जेक्ट। अब देखो आप, टिमटिमाते हैं क्या, लोग कहेंगे तारे, ना ना ना, टिमटिमाते हैं कौन, जो काम को करेगा वो उस काम का सब्जेक्ट होगा। तो टिमटिमाने का काम किसने किया, तारों ने किया, तो तारे सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो बचा, टिमटिमाते हैं मेन वर्ब, कौन टिमटिमाते हैं, तारे सब्जेक्ट। क्या टिमटिमाते हैं, उत्तर नहीं पता। किसको टिमटिमाते हैं, उत्तर नहीं पता। तो जो आसमान में बचा ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। मेन वर्ब, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब अगर हम अपनी बात को सम अप करें तो जो टेंस होता है, काल होता है, उस काल का बहुत ही सीधा संबंध वर्ब से होता है। अब जैसे समझना, वर्ब वे शब्द होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जिन शब्दों से हमने किसी कार्य का होना या किसी काम का करना पता चले। हम अध्ययन कर रहे हैं, जब हमको किसी काम का करना पता चले, मेन वर्ब आए, और जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब आती है तो उसमें चार चीज़ें हमको ज़्यादा ज़रूरी तौर पर समझनी है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। जो काम किया जाएगा कर्ता के द्वारा वो मुख्य क्रिया है, जो उस काम को करेगा वो सब्जेक्ट है, जो क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट है, और जो वाक्य में शेष बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट है। अब आगे समझना, विद्यार्थी पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ते हैं। अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ते हैं। किसी भी स्थिति में जो मुख्य क्रिया आएगी वो हमेशा वाक्य के अंत में आएगी। रिमेंबरिंग, इसे याद रखिएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर वो टेंस का अध्ययन हम करने जा रहे हैं तो जो मेन वर्ब है वो सेंटेंस के अंत में आएगा। विद्यार्थी
पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ते हैं, ये हो गया मेन वर्ब। अच्छा, कौन पढ़ते हैं? तो कौन पढ़ते हैं तो क्या हो गया? विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब आप समझना, क्या पढ़ते हैं तो क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिला पुस्तकें, यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट। और किसको पढ़ते हैं कोई उत्तर नहीं मिला, क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिल गया, किसको से प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। वाक्य में शेष बचा पुस्तकालय में, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक सेंटेंस में जो 4 चीजें हैं ट्रांसलेशन करते समय, जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है, जिसको हमको फाइंड आउट करना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इन चारों को फाइंड आउट कर लोगे, इन चारों का आप पता लगा लेंगे। और जब इन चारों का आप पता लगा लेंगे तो ट्रांसलेशन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर से समझ करता हूँ, जो काम किया जाए वो मेन वर्ब, जो उस काम को करे वो सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया से क्या अथवा किसको, 2 शब्द फोकस कीजिएगा, मुख्य क्रिया से क्या अथवा किसको, क्या से प्रश्न करने पर उत्तर जो सामान्यतः जो उत्तर मिलता है वो उत्तर मिलता है निर्जीव। अब एक हम पढ़ा रहे थे तो हमने बच्चों को पढ़ा दिया कि देखो क्या से प्रश्न करने पर उत्तर निर्जीव मिलता है, सामान्यतः शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो एक बच्चे ने हमसे प्रश्न कर दिया था कि उसने मुझे एक बकरा दिया। अब बड़ी कंफ्यूजन हो गई, उसने मुझे एक बकरा दिया या एक गाय दी। अब बताइए, दी ये मेन वर्ब हो गया, अब का दे दी तो गाय दे दी, अब गाय निर्जीव थोड़े ना है। इसीलिए हम कह रहे हैं क्या से प्रश्न करने पर उत्तर सामान्यता, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन में अपवाद हो सकता है कि मैंने उसे एक भैंस दी, उसने मुझे एक बैल दिया, मैंने उसे एक बछिया दी, तो आप कहोगे क्या से प्रश्न करने पर हमने बोला है उत्तर हमेशा निर्जीव मिलता है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं क्या से प्रश्न करने पर उत्तर सामान्यता, मतलब जनरली। एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए कि आप एक्सेप्शन तो उतारू हो जाओ, तो ऐसी स्थिति में तो नहीं, लेकिन सामान्यतः क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा आपको वो निर्जीव ही मिलेगा। हालांकि कुछ स्थानों पर सजीव भी मिल सकता है। उसने मुझे एक गाय दी मेन वर्ब हो गया, क्या दी, एक गाय, तो ये ऑब्जेक्ट है। और क्या से प्रश्न करने पर जो गाय है वो सजीव है, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब इन द केस ऑफ एक्सेप्शंस इट मे बी पॉसिबल कि क्या से प्रश्न करने पर भी उत्तर हमको सजीव मिल जाए, और किसको से प्रश्न करने पर उत्तर हमेशा सजीव मिलेगा। किसको दी, मुझे दी, ये कंफर्म है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सजीव ऑब्जेक्ट रहेगा। किसको से प्रश्न करने पर उत्तर हमेशा सजीव होगा, क्या से प्रश्न करने पर उत्तर सामान्यतः निर्जीव होगा, लेकिन किसी कंडीशन में सजीव भी हो सकता है। मतलब हम ये स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते कि क्या से प्रश्न करने पर उत्तर हमेशा निर्जीव मिलेगा, सजीव भी मिल सकता है। ठीक, अच्छा, और किसने दी, उसने दी, तो उसने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आप ध्यान से देखो, उसने मुझे एक गाय दी, तो दी क्या हो गया, मेन वर्ब। किसने दी, उसने, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या दी, एक गाय दी, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट हो गया। किसको दी, मुझे दी, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड हो गया। अब हमने सेंटेंस में 4 चीजों का पता लगाना सीखा कि किसी भी वाक्य में जब हमको ट्रांसलेशन करना होता है तो ट्रांसलेशन करते समय हमको 4 चीजें जाननी आवश्यक होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूँ कि इन चारों चीज़ों में लगभग अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब टेंस का अध्ययन हमको करना है और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।